अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? बेसिकली एक अग्रीमेंट है बिटवीन द रूल्ड एंड द रूलर्स, मतलब बिटवीन द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट, डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच, जो कि दोनों की राइट्स और ड्यूटीज बताती है। यानी कि सिटीजन जो है वो उनके राइट्स बताती है कि इन राइट्स को जो है हर बंदे का फॉलो करना जरूरी है और कैसे उन राइट्स को इन्फोर्स करवाना है। ये बेसिकली एक अग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजंस, जो कि सिटीजंस के रूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक अच्छी लाइफ देने के लिए, प्रॉस्पेरिटी देने के लिए, फ्रीडम देने के लिए, लिबर्टी देने के लिए बनाया गया था। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ नेचर की, तो जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी तब स्टेट ऑफ नेचर थी, यानी कि नेचुरल लॉज को लोग फॉलो करते होते थे। तब कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी, नो लॉज टू रेगुलेट दैम, कोई भी ऐसे प्रॉपर लॉज, इस्टेब्लिश्ड लॉज नहीं थे। हाँ, नेचुरल लॉज थे लेकिन कोई इस्टेब्लिश्ड लॉज नहीं थे जो उनको रेगुलेट कर सकें, उनको मेंटेन कर सकें। ठीक है। और जब ऐसे सोसाइटी में जब क्या हुआ, पहले लोग सबको मानते होते थे, गॉड्स विल की तरह ट्रीट करते होते थे, नेचुरल लॉ पे ट्रीट करते होते थे कि सबकी राइट टू लाइफ वगैरह थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि हिस्सा जब हार्डशिप्स आई, सेल्फ इंटरेस्ट आया, तो फिर हार्डशिप्स और ऑपरेशंस आई ऑन द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और फिर हार्डशिप्स और ऑपरेशन से डील करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए लोगों ने दो अग्रीमेंट्स किए, जिनके अंदर हमारे पास दो अग्रीमेंट्स में आ जाते हैं पैक्टम यूनियनिस्ट एंड पैक्टम सब्जेक्शनिस्ट। पैक्टम यूनियनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पैक्ट है जिसके जरिए से लोगों ने अपनी खुद की लाइफ और उसकी जो है प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक अग्रीमेंट किया, और उन्होंने कहा कि ये लोगों में अग्रीमेंट होगा और जिसके जरिए से वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे सारे लोग, और एक पीसफुल और प्रॉस्पर लाइफ जो है वो गुजारेंगे। ठीक है, हार्मनी के साथ। फिर अगर बात की जाए दूसरे पैक्ट की, पैक्टम सब्जेक्शनिस्ट की, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि वो सारे लोग मिलकर, पहले उन्होंने ये कहा था कि सारे लोग मिलकर खुद ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे और ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें पीस और हार्मनी हो। बाद में उन्होंने कहा कि वो सारे मिलकर एक ऐसी अथॉरिटी बनाएंगे जिसके सामने वो अपनी सारी की सारी फ्रीडम या अ पार्ट ऑफ फ्रीडम को सरेंडर कर देंगे, अपने राइट्स को सरेंडर कर देंगे टू एन अथॉरिटी, ताकि वो अथॉरिटी जो है वो उनको प्रोटेक्ट करे, उनको उनके राइट्स और को प्रिजर्व करे और दूसरों को बताए कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं जिनको फॉलो करना है सबने, और ताकि एक दूसरे के राइट्स को मेंटेन किया जा सके, सबको अपनी अच्छी लाइफ गुजारने का मौका मिले, कोई किसी को ऑप्रेस ना कर सके, कोई किसी के ऊपर जो है वो मतलब एक कैपिटलिस्ट सिस्टम ना आए कि कोई किसी के ऊपर रूल ना करने लगे बेवजह, या किसी की लाइफ में बेवजह इंटरफेरेंस ना करने लगे, दूसरों की लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी वगैरह ये सब प्रोटेक्टेड रहे। अगर हम बात करें अथॉरिटी की, तो उन्होंने कहा एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो गारंटी दे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी टू सम एक्सटेंट, के मतलब उन्होंने अपने रूल्स और ड्यूटी जो उसके आगे सरेंडर किए हैं वो उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, और दूसरे सिटीजन को इस बात पे लाए, इन्फोर्स करे इस बात को कि सारे जो है वो एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करें और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन दे, उनकी लाइफ जो है वो उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 17th और 18th सेंचुरी की, तो इसके अंदर डिफरेंट जो है वो थ्योरिस्ट थे, डिफरेंट जो है वो सोशियोलॉजिस्ट या कह लो डिफरेंट राइटर्स ने अपनी जो है वो थ्योरीज दी अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उनका मानना क्या था, अपना अपना पर्सपेक्टिव क्या था अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिशमैन की, तो इंग्लिशमैन में हमारे पास थॉमस हॉब्स आ जाते हैं, जॉन लॉक आ जाते हैं, और फ्रेंच मैन की अगर बात की जाए तो रूसो आ जाते हैं। ये सारे क्या है, हमारे पास फिलोसफर हैं जिन्होंने हमें जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए। अब बात की जाए तो इन बेसिकली हमारे पास ये जो फिलोसफर्स थे, इन्होंने थ्योरीज दी क्यों थी? इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी इसलिए दी थी ताकि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस को ये मेंशन कर सकें कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस क्या है, उनको फॉलो करना है, और ये जो है एक पॉलिटिकल अथॉरिटी को जस्टिफाई कर सकें, उसको जो है एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हटकर उसको बता सकें कि एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की वैल्यू क्या है, उसकी लिमिट क्या है, उसको क्या काम करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बेसिकली वाई एंड अंडर व्हाट कंडीशंस गवर्नमेंट इज यूजफुल, उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है, और क्यों जो है वो बाशऊर जो लोग होते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसके पर्पसेस की अगर बात की जाए तो डिफरेंट पर्पसेस थे। पहला पर्पस बेसिकली ये था कि लोगों को मतलब इन्होंने कहा कि सम डिजाइन टू जस्टिफाई द पावर ऑफ सॉवरेंस को बताने के लिए कि एक अथॉरिटी जिसके आगे उन्होंने अपना राइट्स ऑफ फ्रीडम को सरेंडर कर दिया है, उसकी जो है वो पावर्स को डिफाइन करने के लिए कुछ लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, और कुछ लोगों ने इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी ताकि वो इंडिविजुअल को बचा सके ऑपरेशन से, यानी कि किसी भी तरह के जो है वो ऑपरेस्ड सिचुएशन से उनको बचा सके। सॉवरेन की भी हो सकती है और किसी और सिटीजन की भी हो सकती है। अगर सॉवरेन चूंकि वो पावरफुल है तो उसके पास सारे राइट्स हैं कि वही रूल बनाएगा और वो लोगों से इन्फोर्स करवाएगा, उसके पास पेनाल्टी और पनिशमेंट देने का भी राइट है, तो उसके ऑपरेशन से भी बचा सकें।
ठीक है, हु वाज टू पावरफुल, लोगों के ऑपरेशन से बचा सके। अगर हम बात करें थॉमस हॉब्स की, तो थॉमस हॉब्स जो कि हमारे पास एक इंग्लिशमैन थे, उन्होंने हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो बताया उसका हम एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद की जाए तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो उन्होंने दी थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लेविएथन में जो है हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी। उसके बाद जो वो पब्लिश हुई थी वो 1651 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, जबकि बरतानिया में सिविल वॉर चल रही थी। अब उनका मानना ये था कि जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, वो खौफ और जो है वो सेल्फिशनेस यानी कि लोगों के अपने लिए है, कि उनके सेल्फिश पर्पसेस के लिए वाली थी, और जो है सेल्फिशनेस थी, बहुत ज्यादा खौफ था। लोग जो है वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे जो सोलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट थी, यानी कि बिल्कुल किसी ना काम की जिंदगी गुजार रहे थे, जो है खुदगर्ज लोगों वाली जिंदगी के, जिसको जो है अपना जो डिजायर वो पूरी करना चाहता था वो उसको करने के लिए कुछ भी कर सकता था, जिसकी वजह से बाकी लोगों को जो है वो डर, खौफ और इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनका मानना यह था कि नेचुरल डिजायर, अब उनका मानना यह था कि हर बंदे की एक नेचुरल डिजायर थी कि उसको सिक्योरिटी और ऑर्डर जो है वो मेंटेन किया जाए सोसाइटी में, उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन हो, सेल्फ प्रिजर्वेशन हो। तो उसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि सबको जो मतलब सारे हैं ना वो अपनी राइट्स और फ्रीडम को एक अथॉरिटी के सामने सरेंडर कर दें, उसके सपुर्द कर दें उसको, और उसकी हर बात को माने, उसको ओबीडियंस शो करें, यानी कि वो जो कहे उसको फुलफिल करें, उसको माने, और ताकि वो जो है उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके, उनको सेल्फ प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन दे सके, ठीक है। अब इसके उन्होंने जो कहा कि एक अथॉरिटी, एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात की कि जिसके सामने सरेंडर कर दें सब कुछ, तो वो एक रूलर और मोनार्क उसको हम कह सकते हैं, जिसके पास सारी एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो, ठीक है, और किसी बंदे का कोई राइट ना हो उस अथॉरिटी के अगेंस्ट, यानी कि अगर वो अथॉरिटी कुछ गलत करती है तो कोई किसी बंदे को राइट नहीं कि उसको पॉइंट आउट कर सके कि हाँ ये मतलब ये इस एब्सोल्यूट अथॉरिटी ने या ये मोनार्क के रूलर ने गलत किया। किसी के पास इतनी राइट नहीं है कि उसके अगेंस्ट जा सके। अनकंडीशनल ओबीडियंस फॉलो करनी है कि वेदर द अथॉरिटी इज राइट और रॉन्ग, लोगों को उसको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। जबकि हॉब्स क्या कहते हैं कि वो एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, लेकिन उसको मॉरल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना है, यानी कि जो मोरालिटी, जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं, उनको उसको फॉलो करना है, और उनके अकॉर्डिंग उसको जो है वो ऑन द सॉवरेन बाउंड बाय द नेचुरल लॉ पे वो मतलब फिक्स रहेगा, उस पर बाउंड रहेगा कि वो नेचुरल राइट्स को लोगों के प्रोटेक्ट करेगा, और जो है वो नेचुरल लॉ को फॉलो करते हुए काम करेगा। कोई भी मतलब जो है वो अपने से कोई रूल नहीं बना सकता, उसके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशंस होंगी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि लॉ इज डिपेंडेंट अपॉन द सैंक्शन ऑफ द सॉवरेन। अब वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा सिस्टम या ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास कोई पावर ना हो, पेनल्टी ना हो, फाइन ना हो, पनिशमेंट्स ना हो, तो ऐसी गवर्नमेंट का कोई फायदा ही नहीं है, लोग उसको मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो उनका मानना था कि सैंक्शंस होनी चाहिए, जो कि सॉवरेन जो है एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसके अंदर लोग जो है वो रूल्स को फॉलो करें, जो मोरालिटी बेस्ड हो, और अगर फॉलो नहीं करता तो उसको सैंक्शंस का सामना करना पड़े, ठीक है। अब उनका मानना था कि माइट इज ऑलवेज राइट, यानी कि जो ताकतवर है वो हमेशा ठीक है, वो इस रूल को फॉलो करते होते थे, और इसीलिए वो कहते थे कि सॉवरेन के पास एब्सोल्यूट पावर है और वो जो कहेगा वो ठीक है, ठीक है। अगर सेल्फ इंटरेस्टेड, उनका मानना ये भी था कि जो इंसान है ना वो बाय नेचर एक सेल्फ इंटरेस्टेड इंसान है, और उसकी सेल्फ इंटरेस्ट, उसको उसकी जो भी डिजायर्स होती है ना वो उसको पूरा करने के लिए हर हद तक जा सकता है, और वो इसके पास इतना शऊर भी है, वो बाशऊर है कि वो उसको हासिल करने के लिए एफिशिएंटली और मैक्सिमली किसी भी पॉसिबल हद तक जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए किसी और को हार्म करेगा, तो उस सब से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसी अथॉरिटी हो कि सरेंडर ऑल द राइट्स एंड लिबर्टीज टू द सॉवरेन जो कि मोनार्क के रूलर, जो एक अथॉरिटी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, उसको सरेंडर कर दिए जाए सारी राइट्स और लिबर्टीज, ताकि वो प्रिजर्व करे लोगों के पीस को, उनकी लाइफ को, उनकी लिबर्टी को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि नेचुरल लॉ, बेसिकली वो कहते थे कि सॉवरेन को नेचुरल लॉ को फॉलो करते हुए अपनी जो है वो लॉज बनाने हैं, और नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है उन लोगों के जो उसके सामने सरेंडर किए हुए हैं अपने राइट्स और लिबर्टीज को, ठीक है। उनका मानना ये भी था कि रियल लॉ जो है वो सिर्फ सिविल लॉ है, लॉ ऑफ लैंड, जो लोगों की डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए है, जो कि कमांड है सॉवरेन की, और उसको सॉवरेन इन्फोर्स करता है लोगों पे ताकि लोग उसको फॉलो करें। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब नेचुरल लिबर्टी, जबकि नेचुरल लॉज के दौर में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेचुरल लिबर्टी थी, अनलिमिटेड नेचुरल लिबर्टी थी कि कोई भी कुछ भी कर सकता था, तो उन्होंने कहा कि उसको लिमिट करने के लिए इस अथॉरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोग आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे को हर्ट ना करें, और एक
कॉमन एनिमी के अगेंस्ट जो है वो मिलकर काम करें। इन्होंने जो है एब्सोल्यूटिज्म और जो है एब्सोल्यूशन जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं, और जो मटीरियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, इन सब को जो है वो मिक्सअप करके उन्होंने जो है ये थ्योरी में अपना बात की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में। अब अगर हम बात करें एनालिसिस ऑफ थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक बेसिकली हमारे पास एक इंग्लिश मैन थे, एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, जो जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की। उन्होंने भी कहा कि एक अग्रीमेंट है बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड, ठीक है। और उनका मानना ये था कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो उन्होंने डिफरेंट उसको बताया, स्टेट ऑफ नेचर उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट थी, जैसे कि हॉब्स ने बताया था उससे डिफरेंट थी। उनके मानने में ये था कि स्टेट ऑफ नेचर इतनी मिजरेबल या इतनी बुरी नहीं थी जैसे कि हॉब्स ने अपनी थ्योरी में बताया। वो गुड और इंजॉयबल थी, यानी कि वो बहुत अच्छी थी, वो गोल्डन एज थी, उसके अंदर लोगों के पास पीस था, उनके पास वो एक दूसरे को जो है वो प्रोटेक्ट करते थे, मतलब इस तरह नहीं, लेकिन वो एक दूसरे को एग्जिस्ट करते थे, वो एक दूसरे की हेल्प करते थे, वो जो है नेचुरल लॉज को, मोरालिटी को फॉलो करते थे, एक पीस और एक फ्रीडम वाला माहौल था, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। बस एक ड्रॉबैक था, और वो ड्रॉबैक क्या था कि प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड नहीं थी, प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं थी। अब एक इंसान की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ हिज लेबर एंड रॉ मटेरियल, वो प्रोटेक्ट नहीं था। फिर वो बात करते हैं कि नेचुरल कंडीशन ऑफ मैन की। वो कहते हैं कि नेचुरल कंडीशन ऑफ मैन क्या थी कि वो एक जो है वो परफेक्ट स्टेट थी, स्टेट ऑफ नेचर वाज परफेक्ट, यानी कि वो हर लिहाज से अच्छी थी, वो गोल्डन एज थी, ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट लिबर्टी थी। हर आदमी वो कर सकता था जो उसको लगता था कि उसके लिए, उसकी जिंदगी के लिए बेस्ट है, ठीक है। वो दूसरों और कोई और उसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता था, सबके पास इक्वल राइट से, और सब इक्वल थे और इंडिपेंडेंट, यानी कि खुद मुख्तार भी थे, ठीक है। दिस डजंट मीन दैट इट वाज अ स्टेट ऑफ लाइसेंस। इस सबके या वो इक्वल थे, इंडिपेंडेंट थे, लिबर्टी थी उनके पास, इस सब का मतलब ये नहीं था कि उनके पास एक लाइसेंस आ गया था कि वो अपनी हर डिजायर को, हर गलत डिजायर को भी पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो अपने गलत काम को परस्यू करने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात का लाइसेंस नहीं था उनके पास, क्योंकि वो मोरालिटी को फॉलो करते थे, मॉरल लॉज को फॉलो करते थे, जो हमें बताते हैं व्हाट इज राइट, जस्ट एंड गुड, जो हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो मोरालिटी को फॉलो करते थे, इसलिए उनके पास ये लाइसेंस नहीं था कि वो कुछ गलत कर लें। इसीलिए उस सोसाइटी में बहुत ज्यादा पीस, हार्मनी, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी और इंडिपेंडेंस थी। फिर वो बात करते हैं स्टेट ऑफ लिबर्टी, वो एक स्टेट ऑफ लिबर्टी थी। अब वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी, चूंकि मेन रीजन था कि प्रॉपर्टी इनसिक्योर थी, इसलिए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो उसके उन्होंने 3 रीजंस बताए। 3 रीजंस में बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं। पहले वो कहते थे कि कोई एस्टेब्लिश्ड लॉ नहीं है, यानी कि लॉज हैं, नेचुरल लॉज हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक दूसरे की लाइफ को, प्रॉपर्टी, एक दूसरे की लाइफ को, लिबर्टी को और जो है वैल्यू देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन वो कहते थे कि एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ लॉ नहीं है, कि अगर कोई किसी को हार्म भी करे तो इतना नहीं लॉ एस्टेब्लिश हुआ कि उसको उसके अगेंस्ट में कुछ सफर करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कहते थे कोई इम्पार्शियल जज नहीं है जो कि अब 2 लोगों के दरमियान डिस्प्यूट हुआ है तो उसको सुने और उसके ऊपर कोई फैसला दे, सही फैसला दे, इम्पार्शियलिटी से काम ले, यानी कि बिल्कुल लॉ के तकाजों को पूरा करते हुए काम ले। और वो कहते थे कि कोई एक ऐसी नेचुरल पावर भी नहीं है जो कि एग्जीक्यूट करे नेचुरल लॉज को। नेचुरल लॉज बेसिकली हम कहते हैं गॉड मेड लॉज, जो एक इंसान को पैदाइशी हक होता है जो उसको मिलते हैं पैदा होते ही, ठीक है। अब वो कहते हैं कि कोई एक नेचुरल पावर नहीं है जो उसको जो है वो इन्फोर्स करवाए, एग्जीक्यूट करे, लोगों को बताए कि हाँ अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टीज, पनिशमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। तो एक ऐसी जो है वो उन्होंने कहा कि अगर इन सब चीजों को फुलफिल करने के लिए एस्टैब्लिश लॉज हों, इम्पार्शियल जजेस हों जो कि उनको जो है वो सुनवाई लें और फिर उसके फैसले दें, और फिर एक नेचुरल पावर हो जो एग्जीक्यूट करे, इन्फोर्स करवाए नेचुरल लॉज को। तो उन्होंने कहा इस सब के लिए जो है वो लोगों को एक गवर्नमेंट बनानी चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दे शुडंट सरेंडर देयर ऑल राइट्स टू अ सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल को इनको अपने राइट्स जो है वो सरेंडर नहीं करने चाहिए, बल्कि इनको इस बात के लिए सरेंडर करना चाहिए कि वो जो गवर्नमेंट ये लोग बना रहे हैं वो इनके राइट्स को प्रिजर्व करेगी, मेंटेन करेगी, इनकी लाइफ में ऑर्डर मेंटेन करेगी, और जो लॉ ऑफ नेचर है यानी कि जो नेचुरल लॉज हैं उनको इन्फोर्स करवाएगी, ठीक है। यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम और जो है इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, पीस वगैरह सोसाइटी में मेंटेन करें, उन लॉज को फॉलो करवाएगी, उन लॉज को इन्फोर्स करवाएगी। अगर हम लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लॉ इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ द मैन सो लॉन्ग एज
गवर्नमेंट फुलफिल्स दिस पर्पस, द लॉज गिवन बाय इट आर वैलिड एंड बाइंडिंग। अब उनका कहना ये था कि गवर्नमेंट का सिर्फ एक काम है और वो काम क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ, ठीक है। और जो है अगर कोई गवर्नमेंट जब तक ये काम पूरा करती है, अपना ये पर्पस पूरा करती है, तो वो उसके सारे जो लॉज हैं वो बाइंडिंग भी हैं और वैलिड भी हैं, उनको लोगों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो ये सब जो है वो नेचुरल लॉज को या नेचुरल राइट्स को इन्फोर्स नहीं करवाती और इन रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो ऐसे ही गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, यानी कि इन लोगों की पावर ले लेनी चाहिए और गवर्नमेंट को खत्म कर देना चाहिए। उनका मानना यह था कि अनलिमिटेड सॉवरेनिटी इज कॉन्ट्रेरी टू द नेचुरल लॉ, कि नेचुरल लॉ के लिए अगर किसी बंदे के पास अनलिमिटेड सॉवरेनिटी आ जाएगी तो वो तो वही करेगा जो उसको अच्छा लग रहा है, जो उसको ठीक लग रहा है, बेशक वो ओवरऑल गलत है, उसके पास इतनी पावर होगी, उसको अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको पेनल्टी पनिशमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर वो कुछ उसके पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाती हैं कुछ भी करने की, तो वो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट होगा, जिससे सोसाइटी में आर्बिट्रेरीनेस आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनका एक प्रिंसिपल था जिसपे वो काम करते थे कि स्टेट ऑफ लिबर्टी नॉट ऑफ लाइसेंस, एक स्टेट जिसके अंदर लिबर्टी हो, आजादी हो कुछ भी करने की, लेकिन ऐसा लाइसेंस हो कि वो कुछ गलत भी कर ले, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ गलत भी कर ले, ठीक है। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन जो है 1776, जिसके अंदर इंडिपेंडेंस यानी कि खुद मुख्तारी के बारे में बात की, तो वो इनकी इस जो है वो थ्योरी से इन्फ्लुएंस थी, मुतासिर थी, ठीक है, मुतासिर हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनालिसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय रूसो की, जीन जैकेस रूसो, जो कि हमारे पास एक फ्रेंच मैन थे, एक फ्रेंच फिलोसफर थे, ठीक है। उनका मानना ये था कि लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज हैप्पी एंड देयर वाज इक्वालिटी अमंग द मैन, कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग जो है वो खुशी से रह रहे थे, वहां पे लोगों में इक्वालिटी थी, उनको इक्वल रिसोर्सेज दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि विद टाइम चेंजेस आए, लोगों ने फैमिलीज और कम्युनिटीज बनाना शुरू कर दी, डिवीजन ऑफ लेबर हो गई कि ये इंसान ये काम करेगा, ये इंसान ये काम करेगा। फिर डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई कि जो है वो नई नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस आई, जिसके नतीजे में क्या हुआ, काम आसान हो गया, काम जल्दी खत्म होने लगा, नई नई चीजें इन्वेंट हो गई, जिससे काम जो है वो जल्दी होने लगा, ठीक है। फिर जिसने क्या हुआ कि जिसकी वजह से लोगों में को फारिग वक्त मिलने लगा। जब लोगों को फारिग वक्त मिलने लगा तो लोगों ने सोच विचार करना शुरू कर दिया, सोचा किस बारे में, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया लोगों ने आपस में ही एक दूसरे के साथ। जब उन्होंने कंपैरिजन किया तो किसी ने ज्यादा इन्वेंशंस की, किसी ने कम इन्वेंशंस की, किसी ने ज्यादा डिस्कवरीज की, किसी ने बिल्कुल ही नहीं की। तो फिर इस तरह लोगों में क्या हुआ कि उनके अंदर शर्मिंदगी पैदा हुई, हसद पैदा हुआ और जो है वो गरूर पैदा हो गया और एक प्राइड और कॉन्टेम्प्ट पैदा हो गया, यानी कि उनके अंदर एक, जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया था उनके अंदर जो है वो शर्मिंदगी पैदा हो गई, और जिन्होंने ज्यादा किया था उनको लेकर हसद पैदा हो गया, और जिन्होंने कुछ ज्यादा किया था उनके अंदर गरूर, फखर, गरूर, तकब्बुर पैदा हो गया, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें पैदा हो गई तो एक कॉन्सेप्ट आया जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की इन्वेंशन हो गई, कि अब ये हर इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि जो उसने इन्वेंट किया, जो उसने डिस्कवर किया वो उसका है, जो उसकी उसे लोगों ने डिसाइड कर लिया ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। इस तरह जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया, उसकी इन्वेंशन होगी, तो क्या हुआ, जो एक प्योर स्टेट थी, जो बिल्कुल एक किसी भी हसद लालच के बगैर वाली स्टेट थी, वो क्या हुआ, वो एक ऐसी स्टेट में कन्वर्ट होगी जिसमें लालच, एक दूसरे से कंपटीशन, हसद, इनइक्वालिटी और इस तरह की चीजें थी, ठीक है। और फिर इंसानियत जो थी वो अपनी वैल्यू से जो है वो गिर गई, फॉल फ्रॉम ग्रेस। और फिर इसके नतीजे में रूसो का मानना यह है कि अब चूंकि इनइक्वालिटी और ये सब पैदा हो चुका है तो लोग जो है वो गलत करेंगे दूसरे के अगेंस्ट जो है, तो अब सब लोगों की, सब ओवरऑल लोगों की लाइफ, लिबर्टी, उनकी पीस, उनकी फ्रीडम, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोस्पेरिटी वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जनरल विल का होना जरूरी है। लोगों को, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि एक जनरल विल होनी चाहिए, यानी कि मेजोरिटी की बात माननी चाहिए और उनको सरेंडर करने चाहिए देयर राइट्स नॉट टू अ सिंगल इंडिविजुअल बट अ कम्युनिटी एज अ होल, कि उनको ओवरऑल सोसाइटी के आगे जो है वो अपने राइट्स को सरेंडर कर देना चाहिए, और जो है वो एक जनरल विल हो, मेजोरिटी की बात मानी जाए, क्योंकि उनका मानना था कि मेजोरिटी हमेशा ठीक होती है, उसका व्यू पॉइंट जो है वो मिनॉरिटी से बेटर होता है, ठीक है, ताकि दोबारा से लोगों के राइट्स, फ्रीडम, हैप्पीनेस और इक्वालिटी को अश्योर किया जा सके, उनको वापस से लाया जा सके। अब उनका मानना था कि स्टेट और लॉज जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जनरल विल है, जनरल विल की जो है वो प्रोडक्ट है, कि मतलब मेजोरिटी का रूल हो। इफ डू नॉट कन्फॉर्म टू द जनरल विल गवर्नमेंट एंड लॉज वुड बी डिस्कार्डेड, और अगर वो जनरल विल को परस्यू नहीं करते तो गवर्नमेंट और लॉज को खत्म कर
देना चाहिए, उनको जो है वो आगे नहीं लेकर जाना चाहिए, वहीं पे उसको खत्म कर देना चाहिए कम्प्लीटली। अब इन्होंने चूंकि इक्वालिटी और जनरल विल की बात की, तो उससे अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिस तरह की रेवोल्यूशन आई वो उससे जो है इंस्पायर्ड थी, ठीक है, जिसके अंदर नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी और इस तरह की चीजों की बात की गई, ठीक है। इनका एक प्रिंसिपल था मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, कि मैन इंसान जो है वो पैदा तो फ्री हुआ था लेकिन हर जगह वो जो है वो चेन्स में है और उसको जो है वो आजादी चाहिए। तो उसके ऊपर बेसिकली इन्होंने बात की। अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो हमें पता लगता है कि कंपैरिजन में कि हॉब्स बेसिकली बात करते थे एक ऐसी अथॉरिटी की जो कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो और जिसके ऊपर कोई लिमिटेशंस ना हो, जबकि अगर हम बात करें रूसो की तो वो जनरल विल की बात करते थे और इस तरह लोग कोई ऐसे डिस्टिंक्शन नहीं देते इनके अंदर। और अगर हम बात करें, दूसरा कंपैरिजन करें, हॉब्स की बात करें, तो उनका मानना ये था कि अगर एक अथॉरिटी ना होती, एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी ना होती और लोग उसको सारी जो है वो सरेंडर ना करती अपनी लाइफ में लिबर्टी, तो लोगों में जंग हो जाती। जबकि जो लोग है उसका मानना ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए बनाएगी ताकि वो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर सके। रूसो की बात करें हम तो उनका मानना ये है कि गवर्नमेंट इसलिए बनाएगी ताकि हम जो है वो लोगों की लिबर्टी और लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। और अगर बाकी बातें की जाए, अगर तीसरा कंपैरिजन हम देखें तो जो हॉब्स हैं वो लोगों को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, वो सिर्फ कहते हैं कि गवर्नमेंट और जो रूलर सॉवरन है उसकी सारी वैल्यू पावर है। लेकिन जबकि बाकी दोनों रूसो और लॉक जो हैं वो इंडिविजुअल्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। और अगर आगे कंपेरिजन किया जाए तो हमें पता लगता है कि जो है वो उनका मानना ये था, हॉब्स का मानना ये था कि गवर्नमेंट जो इस सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है वो स्टेट की क्रिएशन है और रिफ्लेक्शन ऑफ सॉवरन है। लेकिन लॉक और हॉब्स का मानना ये था, लॉक और रूसो का मानना ये था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अगर इंडिविजुअल्स को लग रहा है कि वो जो है गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, जो कि उसका बेसिक पर्पस है राइट्स और लाइफ को प्रोटेक्ट करना, वैसा नहीं कर रही, तो उसको ओवरथ्रोन भी कर सकते हैं। अब अगर हम क्रिटिसिज्म्स की बात करें तो अगर जैसे कि होब्स ने बात की थी एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी की, तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी बेसिकली आजकल की सोसाइटी की डिमांड नहीं है क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ के भी अगेंस्ट है। और इसके अलावा जो है वो लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, जिसे हमें एक एग्जाम्पल मिलती है बर्मा वगैरह से। अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी जो है उसकी डिमांड है, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है आजकल की सोसाइटी में, ठीक है। और अगर रूसो की बात की जाए तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि स्टेट लॉ और गवर्नमेंट जो है इंटरचेंजेबल है, इनको जो है ओवरथ्रोन किया जा सकता है अगर ये सही से जनरल विल को परस्यू नहीं करे। जबकि ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट और लॉज को ओवरथ्रोन किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, डिस्कार्ड किया जा सकता है, जबकि स्टेट को है उसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें लॉक की, तो लॉक ने जो है वो जो थ्योरी दी थी वो बेसिकली वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए थी और जो है लेकिन उससे बेसिकली एज सच कोई वेलफेयर जो है उसके ऊपर लोगों क्रिटिसिज्म आया कि नहीं शो होती सोसाइटी में लोगों के लिए। और उनका मानना ये था कि वो सोसाइटी जो थी स्टेट ऑफ नेचर वो बहुत ज्यादा पुरसकून, पीसफुल और जो म्यूचुअल एग्जिस्टेंस और हार्मनी, फ्रीडम, इन सब पे मुश्तमिल थी। जबकि उनका एक साथ मानना ये भी था कि प्रॉपर्टी की वजह से वहां पे जो है वो डिफिकल्टीज थी, प्रॉपर्टी की वजह से जो है वो लॉज को बनाना पड़ा और प्रॉपर्टी मेजर रीजन थी जो डिस्प्यूट्स वगैरह और होते थे। तो लोगों का मानना ये है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि जहां पे प्रॉपर्टी की बात आ जाती है ना, तो प्रॉपर्टी सारे फसादात की जड़ होती है, तो ऐसी सोसाइटी में पीस हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे। फिर अगर ऑस्टिन की बात की जाए तो उनका मानना ये था कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से ये थ्योरी जो है, ये ओवरऑल थ्योरी ही जो है उसको एप्लीकेबल नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। और अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।